सभी को नमस्कार। जैसा कि अब फरवरी आने वाला है और बच्चों के एग्जाम है, तो अब ये रिवीजन का टाइम चल रहा है। तो काफी बच्चे चाहते थे कि उनको इम्पोर्टेंट पेपर मिल जाए जिससे कि वो अपनी रिवीजन कर सके। उसी कड़ी में आज हम जो है रिवीजन के लिए एक पेपर लेके आए, प्रैक्टिस पेपर, जो कि डीओई शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का। तो इस पेपर में जानेंगे कि क्या क्वेश्चन हैं और उनके क्या आंसर हैं। ये आपकी फाइनल की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर रहेगा, क्योंकि डीओई ने जारी किया है और पेपर कोई भी हो उससे कहीं ना कहीं हमें फायदा ही मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं, पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके क्या आंसर हो सकते हैं। बच्चों, आपको पता ही है कि शुरू के 12 क्वेश्चन तो एक एक नंबर के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सर्वोचित विकल्प चुनिए। नंबर 1, भारतीय संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949। संविधान सभा की पहले बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। तो इसको कालक्रम में लगाएंगे तो इसका आंसर जो है आपका सी ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने कहा कि संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं इनके मूल ढांचा हैं और इन्हें संसद द्वारा नहीं बदला जा सकता। तो ये केस था केशवानंद भारती वाला केस था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की कितनी आयु चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष जो है तो वोट डालने की होती है, 21 वर्ष निगम पार्षद के लिए और 30 जो है रा, राज्यसभा के लिए। तो इसका 25 आंसर ठीक है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और उत्तर के रूप में निर्वाचित सर्वोत्तम विकल्प चुनिए। कथन एक क्या है? 38वां, 39वां और 42वां संशोधन अब तक के सबसे विवादास्पद संशोधन रहे। बिल्कुल बात ठीक है। इन संशोधनों ने संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी बदलाव किए। तो दोनों बातें ठीक है, तो इसका ऑप्शन बच्चों सी ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल है? राष्ट्रपति भारत में सरकार के नामांकित का अध्यक्ष होता है। बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री भारत में सरकार का प्रमुख होता है। बिल्कुल ठीक है। राज्यों के राज्यपाल राज्यों में राज्य के प्रतिनिधि नहीं होते, ये होते हैं सीएम। तो इसमें ये वाला ऑप्शन गलत है। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चुनावों का पर्यवेक्षण, सुपरविजन जो करता है। तो सी इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। संविधान के मामले में जिन संविधानों में संशोधन करना बहुत कठिन हो जाता है उन्हें संविधान के रूप में वर्णित किया जाता है कठोर। जहां पे संविधान संशोधन आसान नहीं होता, वो कठोर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ अलगाववादी आंदोलन से संबंधित देशों और समूहों को दी गई सूची 1 और सूची का 2 का मिलान कीजिए और सर्वोत्तम कोड को चुनिए। सबसे पहले आप देखिए मिलान कैसे होगा। तो क्यूबेक आइस जो है कनाडा से संबंधित है। बास्क जो है आपका उत्तरी स्पेन से संबंधित है। कुर्द जो है तुर्की से संबंधित और इराक से है। और तमिल जो है तेल श्रीलंका से संबंधित है। तो इन सब के हिसाब से आपका जो है डी आंसर ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे, 18वीं शताब्दी में किन क्रांतिकारियों ने जमींदारों, सामंतों, अभिजात वर्ग और राजशाही के खिलाफ विद्रोह करने के लिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे का इस्तेमाल किया? तो इसमें आएगा फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 9, खालिस्तान 19वीं सदी के एक महत्वपूर्ण विचारक थे जिन्होंने तर्क दिया कि गहरी असमानता का मूल कारण निजी स्वामित्व है, निजी संपत्ति है। तो इसका जो आंसर था बच्चों वो कार्ल मार्क्स था। क्वेश्चन नंबर 10 को राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं, सही आंसर जो है आपका नागरिकता रहेगा। इसमें राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, पूंजीवाद और समाजवाद दिया गया है। आंसर इसका नागरिकता है, क्योंकि यही उसकी परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्न में कथन ए के बाद कारण आर है, इन्हें पढ़िए और उत्तर के रूप में सर्वोत्तम विकल्प को चुनिए। कथन ए, अक्सर स्थानीय लोगों के बीच अन्य राज्यों या देश के श्रमिकों के खिलाफ प्रतिरोध रहता है। बिल्कुल रहता है। इतनी सारी नौकरियां क्षेत्र के बाहर के लोगों के पास जा रही है और वो विरोध भी यही कारण से करते हैं। तो इसका यही होगा। कथन और कारण दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 12, जब तक मैं जीवित हूं मैं मानवता पर देशभक्ति के विजय पर नहीं होने दूंगा। राष्ट्रवाद की आलोचना के बारे में इसने किसने कहा गया था? तो ये जो स्टेटमेंट था ये रविन्द्रनाथ टैगोर का था। तो बच्चों एक एक के नंबर के क्वेश्चन का हमारा एक पार्ट पूरा हुआ। 12 क्वेश्चन पे हमने बात कर ली है। अब चलते हैं 2-2 नंबर के जो 6 क्वेश्चन आते हैं उन पे बात करेंगे। और इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के और 12 नंबर का ही पोर्शन होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 13,
संविधान के दो कार्य बताइए बच्चों। संविधान के बहुत सारे कार्य हैं। सबसे पहला संविधान का कार्य होता है सभी वर्गों में समन्वय स्थापित करना। विभिन्न जाति विभिन्न धर्मों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बनाने का काम जो होता है वो हमारे देश के संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। नंबर दो, निर्णय लेने की शक्ति। संविधान जो होती है वो निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। सरकारें किस आधार पर निर्णय लेंगी, लोगों के वेलफेयर में लेंगी, वो सारी शक्तियां उन्हें कहां से मिली हुई है? संविधान से मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। विश्व में किन्हीं दो प्रकार की कार्यपालिकाओं के बारे में लिखिए। बच्चों कई प्रकार की कार्यपालिका है, दो प्रमुख है जिसमें अध्यक्षात्मक शासन है और दूसरा संसदीय कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में क्या होता है, राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई होती हैं और वही उसका प्रयोग करता है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का खुद ही प्रयोग करता है, यानी कि अमेरिका में जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, अध्यक्षात्मक शासन है। दूसरा संसदीय कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका में जो है राष्ट्रपति को शक्तियां दी जाती है परंतु उनका प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो 2 नंबर में आपको ये डिफरेंस लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। भारतीय संविधान की सीमाएं क्या हैं? किन्हीं दो सीमाओं के बारे में लिखिए। भारतीय संविधान की सीमाओं के मतलब ये होता है कि जब भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं तो कहीं देखते हैं कि कुछ चीजें जो है छूट गई हैं या कुछ चीजों पर ज्यादा बात नहीं कही है, तो वो कौन से दो चीजें हैं वो यहाँ पे बात करते हैं। नंबर एक, लैंगिक न्याय का पर्याप्त संबोधित नहीं किया गया है, यानी कि जेंडर जस्टिस पे ज्यादा भारतीय संविधान नहीं कहता है। महिलाओं को जितने अधिकार मिलने चाहिए, महिलाओं को जितनी विकास के अवसर मिलने चाहिए उसकी व्यवस्था तो की गई है पर वो पूरी तरह से ना की गई है, ये लोग सीमाएं मानते हैं। नंबर दो, संविधान संशोधन को सीमित करना, यानी कि हमारे यहाँ पे संविधान संशोधन के 3 तरीके हैं: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और आधे राज्यों की विधानसभा प्लस विशेष बहुमत। तो भारतीय संविधान में कुछ चीजों को संविधान संशोधन द्वारा सीमित किया गया है, यानी कि उनको बदलाव करना आसान काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, सार्वभौमिक नागरिकता का क्या अर्थ है? बच्चों सार्वभौमिक नागरिकता का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सिटीजनशिप। सार्वभौमिक का मतलब ये होता है कि विश्व में जो है कई जगह से लोग आ रहे हैं और वो दूसरे जगह पे जाके बस जाते हैं। अब जब वो दूसरी जगह पे बस जाते हैं जाके, खासकर शरणार्थी के रूप में, रिफ्यूजी के रूप में, तो उनका जो जीवन होता है बड़ा नरकीय हो जाता है। कहने का मतलब कि उनको जीवन उस लेवल का नहीं होता जैसा होना चाहिए। तो उनके लिए, उनको क्योंकि नागरिकता नहीं मिली होती है, तो कई संगठनों ने जो है उनको नागरिकता देने के लिए जो है प्रयास किया है, आवाज उठाई है ताकि उनको भी नागरिकता दी जाए, क्योंकि जब उनको नागरिकता दी जाएगी तभी उनको नागरिक अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन मिलेगा। तो सार्वभौमिक नागरिकता की बात करने वाले कहते हैं कि जो लोग रिफ्यूजी के रूप में आए हैं उनको भी पूरा अधिकार दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय आत्मनिर्भर की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। बच्चों ये आपका लास्ट चैप्टर से संबंधित है, लास्ट सेकंड लास्ट, जिसमें राष्ट्रवाद है। उसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रीय आत्मनिर्भर का सिद्धांत कहता है कि एक जैसे लोगों का एक राज्य अपने अनुसार शासन चलाना है। मतलब ये कहते हैं कि अलग अलग डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, विविधता नहीं होनी चाहिए, एक ही जैसे लोग होने चाहिए, चाहे सारे हिंदू हों या सारे मुस्लिम हों या सारे सिख हों या सारे ईसाई हों। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस सिद्धांत वालों को मानना है एक ही जैसे लोग जो हैं उसमें रहने चाहिए ताकि जो है देश का विकास आसानी से किया जा सके। 2 नंबर में इससे ज्यादा नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 18, धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में बताइए। बच्चों धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी कि सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट के बारे में आपको पता ही है कि सबसे मेन काम क्या है, वो ये है कि सेकुलर स्टेट वह स्टेट कहलाता है जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता और सभी धर्मों को जो है वो मान सम्मान प्रदान करता है। भारत एक सेकुलर कंट्री है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को मान्यता प्रदान करता है। तो बच्चों हमने पार्ट बी भी कर लिया है जहां पे 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं। अब हम चलते हैं पार्ट सी के ऊपर जिसमें 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। भारतीय संविधान में विश्व के अन्य संविधानों से लिए गए किन्हीं 4 प्रावधानों के बारे में लिखिए। बच्चों ये जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 1 से संबंधित है, फर्स्ट बुक के, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारतीय संविधान में जो उपबंध दिए गए हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो उन उपबंधों में से किसी 4 उपबंध की बार बात की है। नंबर 1, अमेरिका से बच्चों मौलिक अधिकार लिए गए हैं, आपको पता होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व लिया गया है। रूस यानी कि सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और आयरलैंड से डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। आपको जो भी याद हो आप लिख सकते हैं, 4 पूछे केवल। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। चुनाव के आनुपातिक प्रतिनिधित्व पीआर प्रणाली और फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली में अंतर कीजिए। बच्चों सबसे पहले दोनों प्रणाली के बारे में आप समझ जाओ तो अंतर अपने आप कर दोगे। सबसे पहले पीआर सिस्टम का मतलब ये होता है कि
एक पूरे एरिया को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। उस निर्वाचन क्षेत्र में जो है कि जो मतदाता होते हैं वो पार्टी को वोट देते हैं, और जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिले होते हैं उसके अनुपात में उसको सीटें दे दी जाती हैं। यानी कि यहाँ पे किसी कैंडिडेट को वोट ना देकर किसको दिया जाता है, पार्टी को वोट दिया जाता है। पार्टी को जिस अनुपात में जो है वोट मिलेंगे उस हिसाब से सीटें मिल जाएंगी। इजराइल में इस सिस्टम को अपनाया जाता है। भाई फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या क्या कहता है, वही कहता है कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली को 70 क्षेत्रों में बांटा गया, अभी एमएलए के चुनाव भी होने वाले हैं, तो हर क्षेत्र से एक नेता चुना जाएगा और उसको जो है वहां की जनता वोट करती है अपने अपने एरिया के वोट के। इनके 70 नेता या इनके 70 विधायक चुने जाएंगे, इनके 70 निर्वाचन क्षेत्र हो गए उनके। उसमें जहां पार्टी को वोट दिया जाता था यहाँ कैंडिडेट को वोट दिया जाता है। तो जिससे अच्छा, इसमें क्या होता है कि जिसके सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं एफपीटीपी में वो जीता माना जाता है। मान लो किसी को 1 लाख वोट मिले हैं और दूसरे को 99,999 वोट मिले हैं, तो ये वाला जीता हुआ माना जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट बहुमत ज्यादा मिल जाता है, इसमें नहीं मिलता क्योंकि दूसरी पार्टियों को उसके परसेंटेज के हिसाब से सीटें मिलती हैं। तो यहाँ पे एक स्पष्ट बहुमत की सरकार देखने को नहीं मिलती, परंतु एफपीटीपी में मिल जाती है। ठीक है, ये डिफरेंस आप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के 73वें 74वें संविधान संशोधन के बारे में बताइए। बच्चों, भारतीय संविधान के 73वां 74वां संविधान बहुत ही विशेष रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके आने के बाद पंचायतों को, नगर निगम को जो है ना एक संवैधानिक दर्जा मिल गया है। तो जो 73वां 74वां संविधान संशोधन है उसके कुछ प्रमुख पॉइंट है, उन 5-4 पॉइंट्स को हम जान लेंगे। ठीक है, सबसे पहला है कि ये कहा गया कि जो चुनाव होंगे वो 5 साल बाद के लिए होंगे। यानी कि जो चाहे शहर पंचायतों को या नगर निगम के जो चुनाव होंगे वो 5 साल के लिए होंगे। दूसरा, महिलाओं को 1/3 आरक्षण होगा, यानी कि वुमेन्स रिजर्वेशन 1/3 होंगे। SC ST को रिजर्वेशन दिया जाएगा, और जो चुनाव जो है वो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाएंगे। ये इसकी विशेषताएं हैं। शहरों में जो है 3 स्तर, शहरों में नगर पालिका की, नगर निगम की बात होती है, वहीं गांव में जो है पंचायतों की बात होती है, जिसमें 3 स्तर में पंचायतों की बात की गई थी। ग्राम पंचायत, जिला, खंड खंड और जिला पंचायत, ये 3 लेवल जो है इन्होंने बात की है। अगला इसका ऑप्शन है, राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयुक्तों की भूमिका का वर्णन कीजिए। बच्चों, जो राज्य वित्त आयोग होता है वो वित्त संबंधी कार्यों को देखता है। वो देखता है कि जो पैसा लौट किया गया है, जो पैसे की आवश्यकता है, उसके संबंध में जो खर्चा है वो सही तरह से हो रहा है नहीं हो रहा है। वहीं राज्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसका कार्य ये होता है, वो ये देखता है कि जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो तो अलग चीज है, पर राज्य चुनाव आयोग का जो मेन काम है वो ये देखता है कि जो चुनाव कराए जा रहे हैं, चाहे नगर निगम के हो या पंचायतों के हों, वो सही तरीके से हो रहे हैं नहीं हो रहे। चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी जो होती है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा होती है, क्योंकि 73वें 74वें संशोधन में ये कहा गया था। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। किन्हीं 2 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए कि हमें राजनीति विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए, हमें पॉलिटिकल साइंस की स्टडी क्यों करनी चाहिए। नंबर 1, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से हमें राज्य के स्वरूप का पता चल जाता है कि राज्य किस प्रकार का स्वरूप है, वो लोकतांत्रिक है या तानाशाही है यहाँ पे, ठीक है, कल्याणकारी है, किस प्रकार का है। दूसरा, सरकार का ज्ञान होता है कि सरकार का सरकार किस प्रकार की होगी, जनता के द्वारा चुनी गई होगी या किसी और के द्वारा चुनी गई थी, ये पॉलिटिकल साइंस के द्वारा पता चलता है। तीसरा, राजनीति को समझने में सहायक होता है। जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेते हैं तो हमें राजनीति समझ में आ जाता है कि जो लोग नेता लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं वो वास्तव में उनका काम है। ऐसा नहीं कि लगता है कि जो पर्सनल दुश्मनी सी हो, ऐसा कुछ नहीं होता। राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए, जो ये आंसर है वही इसके अंदर आ जाएगा कि राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने से विद्यार्थियों को काफी ज्ञान हो जाता है, राजनीति के बारे में एक समझ हो जाती है। दूसरी बात, सरकारों के बारे में सरकार पता चल जाता है कि सरकारों का स्वरूप क्या होगा, फिर राज्य यानी कि देश का भावी स्वरूप कैसा होगा, सरकारें किस प्रकार की होंगी, सरकारों की जवाबदेही किस प्रकार की है, और सरकार के लोगों के संबंध किस तरह से हैं, ये राजनीतिक सिद्धांतों से हमें पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 कहता है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता को लेकर कुछ आलोचनाएं भी हैं, इन आलोचनाओं को उल्लेख किन्हीं 4 बिंदुओं से कीजिए। बच्चों, आपको पता है कि इंडिया सेकुलर स्टेट है, सेकुलर स्टेट का मतलब होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता की भी आलोचना की जाती है। तो आलोचक क्या कह के हुए इसकी आलोचना करते हैं। नंबर 1, पश्चिम से आए जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना करते हैं उनका मानना यह है कि ये जो भारतीय कॉन्सेप्ट धर्मनिरपेक्षता का नहीं है, इसका हमें पश्चिम से आयात किया है, ये थोपी गई है भारत में। नंबर 2, बहुसंख्यक विरोधी,
कुछ लोगों का मानना यह है कि जो अल्पसंख्यक को ज्यादा महत्व दिया जाता है इसमें, और बहुसंख्यकों के ये खिलाफ है। तीसरा, वोट बैंक की राजनीति, जो पार्टियां होती हैं वो अल्पसंख्यकों को वोट बैंक के रूप में प्रयोग करती हैं इसी के द्वारा। और कुछ का मानना है ये धर्म विरोधी है, क्योंकि इसमें धर्म को निरपेक्ष कर दिया जाता है, तो कुछ लगता है कि ये धर्म विरोधी है। तो बच्चों ने पार्ट सी भी कर लिया। इसके अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं 4-4 नंबर के। अब इसमें 3 अगले क्वेश्चन जो है अगले खंड में आएंगे, खंड डी। और इसमें मैप, कार्टून आपके होंगे और पैराग्राफ होगा। तो पैराग्राफ अभी आपके सामने जो है पैराग्राफ है, आइए देखते हैं। नीचे के गद्यांश को पढ़िए और इसके द्वारा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अधिकतर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र बनाने में अपनी शुरुआत करती हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार देते हैं। इनमें वोट देने, प्रतिनिधियों का चुनने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल या उससे शामिल होने का अधिकार जैसे अधिकार शामिल हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े हुए होते हैं। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार, विचारों की स्वतंत्र व्यक्ति का अधिकार, प्रतिवाद करने और असहमति व्यक्त करने का अधिकार। नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी प्रकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी निर्माण करते हैं। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है कि अधिकारों का उद्देश्य लोगों के कल्याण की रक्षा करना है। सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाकर शासकों की अपेक्षा लोगों की सरकार को अधिक महत्व देकर तमाम लोगों के लिए सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का सुनिश्चित कर राजनीतिक अधिकार इसमें सहयोग करते हैं। अब इसके आधार पर बच्चों में उत्तर देने, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कानून के समक्ष समानता, राजनीतिक प्रक्रिया में वोट देने का अधिकार, ये तो सब है। ये जो वो मजदूरी पाने का अधिकार, ये हमारा आर्थिक अधिकार है। अधिकारों के उद्देश्य व्यक्ति की क्या करना है? कल्याण की रक्षा करना है। मतलब अधिकार को देखना मेन उद्देश्य है कि व्यक्ति का कल्याण हो। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से कैसे संबंधित है? बच्चों, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से संबंधित है। लोगों को अधिकार चाहिए, पर हमें उसके साथ साथ ध्यान रखना है लोगों को अपने कर्तव्य भी करने होंगे, क्योंकि अधिकारों की रक्षा भी कर्तव्यों से ही होंगी। अगर एक व्यक्ति के अधिकार है तो उसको बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए हमारी जरूरी कि हम अच्छे कर्तव्य भी करें। तो मैसेज क्लियर हो गया और पैसेज क्लियर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के दिए गए मानचित्र को ABCD के द्वारा चिन्हित कीजिए और जानकारी को भरिए। आइए जानते हैं बच्चों क्या है। मैप को लगाना नहीं होता, टेबल भरनी होती है। ये मैप में दे रखे हैं पॉइंट्स, आइए जानते क्या है। दक्षिण पश्चिमी भारत का एक द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य इसमें महाराष्ट्र आएगा, ए पॉइंट से दिखाया गया है। पूर्वी भारत का एक द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य बिहार, उसमें दिखाया गया है उधर पे, देखिए, ठीक है। उत्तरी भारत का एक सदनीय राज्य उत्तराखंड दिखाया गया है उसके अंदर, और दक्षिण भारत का एक सदनीय विधायक वाला राज्य केरल। तो आपको स्टेटमेंट के हिसाब से ऐसे लिखना है, उनका संबंधित अक्षर लिखना है। इसका संबंधित अक्षर ए है, CBD, और उसके सामने उसके उत्तर लिख देने। बच्चे गलती क्या करते हैं, ABCD यहाँ लिख दिया और आंसर लिख देते हैं, वो सही नहीं है। ये जो बात कही है उसके हिसाब से कौन सा अक्षर आएगा और उसका क्या आंसर होगा, ऐसे करना होता है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। एक कार्टून का भी क्वेश्चन आता है। पैसेज हो गया आपका, मैप हो गया, कार्टून की बात करते हैं। नीचे दिए गए कार्टून का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए सारे जानवर बैठे हुए हैं, यहाँ पेड़ पे चढ़ने के लिए जो है मास्टर जी कह रहे हैं, टीचर कह रहे हैं। तो कौन सी प्रतियोगिता है ये जानते हैं। इस कार्टून में क्या परीक्षा ली जा रही है? ये वृक्षारोहण यानी कि पेड़ पे चढ़ने की परीक्षा ली जा रही है। इस प्रकार के चयन में किस प्रकार का भेदभाव है? ठीक है, सभी के लिए एक ही चयन प्रक्रिया गलत है, क्योंकि हर कोई तो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता ना। यह चयन किसके लिए सबसे अधिक आसान है? बंदर के लिए आसान है, बंदर यूं ही पेड़ पे चढ़ जाएगा। मछली, हाथी और मेंढक, उनका चढ़ना आसान नहीं है। मछली तो आपको पता ही पानी में रहती है। इस कथन को किस प्रकार न्यायपूर्ण बनाया जा सकता है? इसका है योग्यता आधारित परीक्षा लेकर, मतलब जो उसके लिए है वो उसको लेकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलेंगे। लास्ट हमारा खंड ई है, 5 पार्ट्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस में। इसमें 4 क्वेश्चन होंगे 6-6 नंबर वाले, और हर क्वेश्चन में ऑप्शन होगा। तो आइए समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संसद के कार्यों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। बच्चों, आपको पता है कि हमारे देश की एक संसद है जिसका प्रमुख कार्य है देश के लिए कानून बनाना,
लोकसभा राज्यसभा आते हैं। तो इसके प्रमुख कार्य पूछ रहे हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। नंबर एक, विधायी कार्य। जो संसद का जो मेन काम होता है, जो पहला काम होता है, वो देश के लिए कानून निर्माण करने का कार्य होता है। पहले लोकसभा पास होता है, फिर बिल राज्यसभा में होता है, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो राज्यसभा में पहले जाए, फिर लोकसभा में जाए, फिर राष्ट्रपति के पास जाए। दूसरा, वित्तीय कार्य होते हैं। संसद जो है बजट पास करवाती है। जो हमारा जो बजट होता है वो संसद के द्वारा ही पास कराया जाता है। तीसरा, चुनाव कार्य। संसद जो है कई चुनाव में भाग लेती है, जैसे सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के में। और संसद के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। इसका ऑप्शन समझ लेते हैं 27 का, कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के 3 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। बच्चों, इसमें 3 होते हैं। नंबर एक, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कौन से अधिकार सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट, कौन से फैसले यानी कि कौन से मुकदमे सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। जैसे अगर मान लो केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में डिस्प्यूट हो तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर राज्य और राज्य सरकार की डिस्प्यूट हो तो वो भी इसमें जाएगा। ठीक है। अगर मौलिक अधिकार का प्रश्न हो तो भी इसमें जाएगा। दूसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अगर कोई लोअर कोर्ट से सहमत नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। ऐसे किन्हीं 3 प्रावधानों को संक्षेप में समझाइए जो ये साबित करते हैं कि भारत एक मजबूत केंद्र सरकार वाला संघ है। देखिए बच्चों, हमारे देश में जो है संघवादी व्यवस्था को अपनाया गया है, जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करती है। परंतु हमने तब भी केंद्र सरकार को ज्यादा मजबूत बनाया गया, उसके लिए प्रावधान भी किए गए, क्योंकि संविधान निर्माण करने वाले लोगों को लगता था कि अगर देश में आपात स्थिति आई तो केंद्र सरकार उससे जो है अच्छे से निपट सकती है। तो केंद्र को मजबूत बनाने के लिए हमने सबसे पहले इकहरी नागरिकता दी गई है। हमारे यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप नहीं है, एक ही भारतीयता की है नागरिकता है। जबकि आप अमेरिका में चले जाओ तो अमेरिका के जो स्टेट्स हैं उनकी अलग नागरिकता होगी, फिर अमेरिका की एक अलग नागरिकता होगी। दूसरा, आपातकालीन प्रावधान। हमारे यहाँ पे आपातकालीन प्रावधान है 352, आपको पता ही होगा 356 और 360 राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, जो बताती है कि केंद्र किस प्रकार से विपरीत स्थितियों में कार्य कर सकता है। राज्य सूची पर भी अगर वह कानून बना सकती है। अगर मान लो राज्यसभा ने कह दिया कि इस पे कानून बनना चाहिए तो केंद्र सरकार बना सकती है। तो ये 3 पॉइंटों को आप एक्सप्लेन कर देंगे। भारत की संघीय व्यवस्था में कुछ में बहुत टकराव भी होते हैं, ऐसे 3 द्वंद्वों को व्याख्या कीजिए। देखिए बच्चों, आपने समय समय पे देखा होगा कि संघीय व्यवस्था में टकराव देखने को मिल जाता है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो है आप टकराव को देखने को मिलते हैं। अब टकराव के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है वित्तीय स्वायत्तता। वित्तीय स्वायत्तता के मामले में टकराव है, मतलब कुछ राज्यों को लगता है कि केंद्र सरकार जो होती है उनको पूरी वित्तीय स्वायत्तता नहीं देती, उनके संसाधनों को लेती है, तो उन्हें अपने पैसे लेने का जो है पूरा हक है। दूसरा, प्रशासनिक स्वायत्तता। कुछ लोगों का मानना यह है कि कहीं कहीं केंद्र सरकार का बहुत ज्यादा दखल होता है, जिसकी वजह से जो है उसको प्रशासन चलाने में बड़ी दिक्कत आती है। जैसे आप दिल्ली की स्थिति में देखते रहते होंगे किस तरह से जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में प्रशासनिक स्वायत्तता के नाम पे जो है विवाद होता रहता है। तीसरा, राज्यपाल। राज्यपाल के ये जो पद है बड़ा विवादास्पद पद रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि राज्यपाल जो होते हैं वो गैर पार्टी वाली सरकारों में, अगर यानी कि जिसकी केंद्र में सरकार है उसके विपरीत जो है दूसरे राज्य में अगर किसी और दल की सरकार है तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद देखने को मिलते हैं। और मुख्यमंत्रियों का आरोप यह रहता है विपक्षी का कि राज्यपाल के द्वारा जो है नाजायज रूप से जो है परेशान किया जाता है राज्य सरकारों को, जिससे केंद्र और राज्य के संबंध खराब होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं बच्चों। हम समानता का समर्थन कैसे कर सकते हैं? संक्षिप्त विवरण के द्वारा 3 बिंदु को समझाइए। देखिए बच्चों, समानता बहुत जरूरी है। आपको पता है इक्वालिटी का मतलब है सबको बराबर माना जाए। तो समानता क्यों जरूरी है? सबके विकास में सहायक है। अगर हम किसी के साथ भेदभाव करेंगे, किसी को संसाधन देंगे, किसी को नहीं देंगे, तो सबका विकास नहीं हो पाएगा। अगर हमें सबका विकास करना है तो समानता का सिद्धांत लेके चलना पड़ेगा। नंबर 2, समानता से भेदभाव की समाप्ति। आप देखिए बहुत लंबे समय से पहले क्या होता है कि सामाजिक रूप से कई जाति के लोगों के बीच जो है भेदभाव देखने को मिल जाता था। तो संविधान ने जो है उसको खत्म करने का प्रयास किया है और उनको गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए स्थितियां प्रदान की है। समानता तर्कसंगत है। अगर समानता का सिद्धांत जो है वो तर्कसंगत है, अगर समानता के अंदर भी यही अगर लगता है कि कुछ अलग से विशेष रियायतें देनी है तो वो दी जा सकती हैं, बस उनका तर्कसंगत होना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि उनके पीछे उनका जो लॉजिक है वो होना चाहिए। जैसे जो आरक्षण दिया गया है उसके पीछे लॉजिक ये है कि उनको आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन, आर्थिक समानता वर्तमान समय की महत्वपूर्ण अवधारणा स्पष्ट कीजिए। देखिए बच्चों, आज के टाइम में आर्थिक समानता जो है ना
बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखा गया है कि आय और संपत्ति की समानता जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। यानी कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल संपत्ति नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि ये असमानता को कम करे। आय और संपत्ति की असमानता को कम करने के लिए सरकार के द्वारा जो है समय समय पर नीति बनाई जाती है, खासकर जिसको कर नीति कहती है। कर नीति के द्वारा सरकार अमीरों पर टैक्स लगाती है और गरीबों को सब्सिडी प्रदान करती है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों, 30वां क्वेश्चन हमारा, 30वां। न्यायपूर्ण वितरण क्या है? जॉन रॉस के न्याय सिद्धांत के संक्षेप में वर्णन कीजिए। बच्चों आपको बताइए, जॉन रॉस की पुस्तक है आ थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसने सभी लोगों को जो है संसाधनों के वितरण की बात की गई है। यानी कि वो कहता है कि समाज के सभी वर्ग, चाहे अगड़े वर्ग हो या पिछड़े वर्ग हो, सबको जो है विकास करने के समान अवसर मिलने चाहिए और उनके लिए परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए। ठीक है। और वो ये कहता है कि समाज में जो संसाधनों का जो बंटवारा है, वो एक तो निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, यानी कि बिना किसी पक्षपात के होना चाहिए, और न्याय संगत होना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि मिल जाने के, सबको देने के बाद भी जरूरी है कि जिसको दिया है हमने हिस्सा, वो उसके लिए पर्याप्त है या नहीं है, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। यानी कि जॉन रॉस कहीं ना कहीं पिछड़ों की बात करता था, जॉन रॉस गरीबों की बात करता था, उनको बराबर लाने की बात करता था। जॉन रॉस गरीबों के लिए कल्याण की बात करता था और क्षमता अनुसार धन अर्जित करने की बात भी करता था, और ये भी देखता था कि सबको पर्याप्त अवसर मिले। बच्चों लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन, 30वें क्वेश्चन का, भारत में मुक्त बाजार बनाम राज्य के हस्तक्षेप की नीति के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बच्चों मुक्त बाजार का मतलब होता है कि इसमें राज्य के हस्तक्षेप को कम से कम किया जाता है। इनका मानना ये है कि सरकार का काम लॉ एंड ऑर्डर करना है। सरकार जो है लोगों की बस कानून व्यवस्था को देखें। सरकार का अर्थव्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और करे तो बहुत कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। और दूसरी वही वो वाले ये कहते हैं कि एक विकास करने का दूसरा तरीका है नियोजित तरीका। यानी कि सरकार को संसाधन अपने हाथ में रखने चाहिए और देश का विकास करने के लिए सभी वर्गों का ध्यान रखने के लिए एक नियोजित तरीके से, चाहे 5 ईयर्स प्लान बनाए या कोई भी नीतियां बनाए, जिसके द्वारा जो है देश का विकास किया जाए। यानी कि तो ये सरकार के हस्तक्षेप को ना करने की बात करते हैं, और ये सरकारी हस्तक्षेप की बात करते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर है। मुक्त बाजार अमेरिका में देखी जाती है, पूंजीवादी व्यवस्था। और जो राज्य के हस्तक्षेप की बात है, नियोजित अर्थव्यवस्था है, उसमें भारत आ गया, चीन आ गया, कई देश आ जाते हैं जिसमें नियोजित तरीके से चलता है। हालांकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पर वो नियोजित है ही। तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि जो डीओई के द्वारा जो 2024-25 के लिए प्रैक्टिस पेपर दिया गया था, उसके क्या क्वेश्चन रहेंगे, क्या सॉल्यूशन रहेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए ताकि आपके फाइनल टर्म में अच्छे नंबर आए। अगली वीडियो में मिलेंगे हम किसी नई प्रैक्टिस पेपर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।